चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे महारथी की जिन्होंने लिटरेचर को देखने का, उसे परखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। पर इस सब पर आने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, आखिर ये साहित्य होता क्या है? इसका मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया है या फिर समाज को लेकर इसकी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है? 20वीं सदी की शुरुआत में एक क्रिटिक ने इस सवाल का एक ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कि उसने हिंदी क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना का पूरा रास्ता ही बदल दिया। और वो कोई और नहीं बल्कि आचार्य शुक्ल ही थे। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, आचार्य शुक्ल के विजन को अगर समझना है ना, तो उसकी चाबी बस एक शब्द में है। और यकीन मानिए, यही एक शब्द उनकी पूरी फिलॉसफी का, उनके पूरे दर्शन का बेस है। और वो शब्द है लोकमंगल। इसका मतलब बहुत सीधा साधा है, आम लोगों की भलाई। शुक्ल जी का मानना था कि साहित्य का सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए। वो आर्ट फॉर आर्ट सेक वाली बात नहीं थी। उनके लिए था आर्ट समाज की भलाई के लिए। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? यही कि उन्होंने आर्ट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीधा सीधा कनेक्ट कर दिया। उनका फंडा क्लियर था। अगर कोई कहानी या कविता आम इंसान की जिंदगी से, उसके सुख दुख से नहीं जुड़ पा रही, तो भाई वो महान साहित्य हो ही नहीं सकता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो ये तय कैसे करते थे कि कौन सा साहित्य लोक मंगल वाला है और कौन सा नहीं? इसके लिए उन्होंने एक पूरा का पूरा नया सिस्टम बनाया, एक नया फ्रेमवर्क, जो उस टाइम के तौर तरीकों से बिल्कुल हटकर था। और मजे की बात यह है कि शुक्ल जी से पहले क्रिटिसिज्म कैसा होता था? ज्यादातर बस पर्सनल पसंद नापसंद पर। मतलब, अरे मुझे ये कविता अच्छी लगी तो ये अच्छी है। शुक्ल जी ने इस इमोशनल अप्रोच को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, नहीं, क्रिटिसिज्म सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। तो उनका जो मेथड था ना, वो 3 पिलर्स पर टिका था। पहला, तर्क, मतलब आपकी बात में लॉजिक हो। दूसरा, प्रमाण, यानी अपनी बात को साबित करने के लिए आपके पास सबूत, एविडेंस हो। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, इतिहास बोध, मतलब किसी भी क्रिएशन को उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखकर समझना। उनके हिसाब से कोई भी किताब या कविता वैक्यूम में नहीं लिखी जाती। वो हमेशा अपने टाइम, अपनी सोसाइटी और उस दौर के हालात की पैदावार होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि साहित्य अपने जमाने की चेतना का एक रिकॉर्ड होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस सोशल नजरिए का असर साहित्य के सब्जेक्ट्स को लेकर उनकी सोच पर कैसे पड़ा। देखिए, शुक्ल जी उन राइटर्स या उन ट्रेंड्स के सख्त खिलाफ थे जो जिंदगी की सच्चाई से भागते थे, जिसे हम एस्केपिज्म कहते हैं। जैसे कि रहस्यवाद, जहां राइटर दुनियादारी छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में खोया रहता है। शुक्ल जी कहते थे ये तो जीवन विमुख है, जिंदगी से मुंह मोड़ना है। उनके लिए तो साहित्य वो था जो एक्शन लेने के लिए उकसाए, जो जिंदगी से जुड़ा हो। हाँ, पर इसका ये मतलब भी नहीं कि वो चाहते थे कि साहित्य एकदम बोरिंग और रियलिस्टिक हो। नहीं, बल्कि उनका मानना था कि एक महान रचना वो है जिसमें आदर्श और यथार्थ का एक परफेक्ट बैलेंस हो। मतलब आर्ट जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को दिखाए तो जरूर, लेकिन एक मॉरल कंपास के साथ, एक नैतिक सोच के साथ। तो ये सारी थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? पर असल में ये काम कैसे करती है? चलिए इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे शुक्ल जी ने अपने इन्हीं आइडियाज का इस्तेमाल करके पूरे भक्ति काल को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और ये वाकई कमाल है। उनसे पहले भक्ति काल को ज्यादातर लोग बस धार्मिक कविता समझते थे, लेकिन शुक्ल जी ने अपने तर्क और सबूतों से ये प्रूव किया कि ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये तो इंडिया का सबसे बड़ा सोशल और ह्यूमैनिस्टिक मूवमेंट था। ये वो साहित्य था जो सीधा लोगों से जुड़ा था, समाज से जुड़ा था, और हाँ, लोक मंगल की भावना से जुड़ा था। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरे विजन की समरी क्या है? सच कहें तो आचार्य शुक्ल के पूरे क्रिटिकल विजन को हम इस एक लाइन में समेट सकते हैं। उनकी लेगेसी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो साहित्य को सिर्फ शब्दों का खेल नहीं मानता, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का एक पावरफुल टूल मानता है।